तो आज हम लोग वर्ग 10वीं के हिंदी साथी मैथिली से संबंधित व्याकरण में जो प्रश्न रहते हैं उससे संबंधित प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से रह सकता है कि निम्न में से कौन भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि यहाँ पे ऑप्शन दिया जाए वर्ण है, शब्द है और वाक्य है, इसमें हमको याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगा वो वर्ण होगा। इसके अलावा जो प्रश्न रहेगा कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो हम लोग को याद रखना है कि हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं वर्ण के प्रकार से संबंधित प्रश्न रहे तो याद रखना है कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। इससे आगे प्रश्न को देखेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में याद रखना स्वर वर्ण की संख्या 11, जबकि मैथिली में याद रखना है 12 स्वर वर्ण होते हैं। इसके अलावा प्रश्न आगे देखेंगे कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो दो अक्षरों से मिलकर के जो वर्ण बनते हैं उसे हम लोग संयुक्ताक्षर कहते हैं और उसकी संख्या हिंदी में 4 है। कौन कौन से संयुक्ताक्षर है? एक अक्षौ है, दूसरा त्रौ है, तीसरा ज्ञौ है और चौथा श्रौ है। अब अक्षौ किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? तो क और मूर्धन स के मेल से बना हुआ है। इसी प्रकार तौ हलन और र से मिलकर के त्रौ बना हुआ है और ज्ञौ का जौ हलन और यौ से मिलकर के ज्ञौ बना है। इसी प्रकार से श्रौ जो मिला बना है सौ और र से मिलकर के। इस तरीके से याद रखना है कि संयुक्ताक्षर की संख्या 4 होते हैं। इससे इस तरीके से वर्ण से संबंधित इतने प्रश्न परीक्षा में रह सकते हैं। इसके अलावा ये आएंगे हम लोग देखेंगे शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ होता है जिसका वैसा शब्द जिसका क्या हो अर्थ हो तो वह क्या कहलाएगा? एक शब्द कहलाता है। अब यहाँ इससे जो संबंधित प्रश्न आता है पहला रह सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में रहा है, इसलिए इसको निश्चित तौर पे याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। मतलब पहला जो शब्द होता है उसको हम लोग कहते हैं तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है जो शब्द हम लोग हिंदी में संस्कृत वाले शब्द हैं या संस्कृत वाले शब्द हम लोग जो उपयोग करते हैं हिंदी भाषा में उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत में था लेकिन उसे हम लोग हिंदी भाषा में उसको अलग ढंग से या अलग शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। तत्सम के बाद तद्भव होता है। जैसे कह सकते हैं जल जो शब्द है वो तत्सम है, लेकिन जल को हम लोग अपनी भाषा में पानी कहते हैं तो पानी हो जाएगा ये तद्भव, जल हो जाएगा तत्सम। उसी प्रकार से अग्नि है, अग्नि ये संस्कृत शब्द है, अग्नि हो जाएगा ये तत्सम और इसका अग्नि का तद्भव पूछा जाए तो आग हो जाता है तद्भव। इसी प्रकार से पुष्प है, पुष्प शब्द जो संस्कृत वाले शब्द हैं तो पुष्प क्या हो जाएगा? तत्सम, जबकि पुष्प का कह सकते हैं फूल, ये हो जाता है तद्भव। इस प्रकार से ये तत्सम और तद्भव। तीसरे प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे हम लोग कहते हैं देशज। जिस शब्द की उत्पत्ति अपने देश में हुआ हो वैसे शब्द को हम लोग देशज कहते हैं, जबकि जिस शब्द की उत्पत्ति अपने देश से बाहर हुआ है या जो दूसरे देश में हुआ है उसे हम लोग कहते हैं विदेशज। अब देशज शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे कि हम लोग अपने यहाँ जो यूज करते हैं पगड़ी है, यह शब्द केवल अपने देश में ही भारत में ही यूज होता है, इसलिए पगड़ी देशज है। डिबिया है, लोटा है, इस तरीके जो शब्द हैं जो केवल भारत में ही प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जबकि
वैसे शब्द जो दूसरे देशों में बोला जाता था, लेकिन अभी हम लोग अपने देश में भी उसका उपयोग करते हैं, तो वैसे शब्द को विदेशज कहते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल है, ये इंग्लिश शब्द है, यानी इंग्लैंड का शब्द है, लेकिन हम लोग अपने यहाँ यूज करते हैं, तो ये हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। इसी प्रकार से स्कूल है, स्कूल जो शब्द है ये भी क्या है, दूसरे देश की शब्द है। इस तरीके से ऐसे जो शब्द हो तो उसे हम लोग विदेशज कहते हैं। याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। इसके अलावा शब्द से संबंधित प्रश्न रहेगा कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो इसको याद रखना है। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रूढ़, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं यौगिक, और तीसरा जो शब्द होता है उसे हम लोग कहते हैं योग रूढ़। यहाँ पे याद रखना है कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ न हो। जैसे घर, घर को खंड करेंगे तो घ और र आएगा, घ का कोई अर्थ नहीं होता, र का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। इसके अलावा यौगिक को देखेंगे, वैसे शब्द जिसे खंड करने पर दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकले। जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय को खंड करेंगे, एक आएगा विद्या और दूसरा आलय, अर्थात विद्या का भी कोई अर्थ आता है और आलय का भी एक अर्थ है, तो ऐसे शब्द को हम लोग कहेंगे यौगिक। जबकि योग रूढ़ जो शब्द होता है, खंड करने पर भी अलग अलग शब्द उसका अर्थ आता है, जबकि एक विशेष अर्थ को भी प्रकट करता है, ऐसे शब्द को हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि दशानन है, दशानन का अर्थ होता है 10 जोर आनंद, आनंद का अर्थ हो यहाँ पे सिर, जबकि 10 का अर्थ 10, यानी जिसके 10 सिर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशानन। तो दशानन एक नया अर्थ भी यहाँ पे देता है। जैसे कि दशानन हम लोग रावण को कहते हैं, यह जो दशानन शब्द होगा वो योग रूढ़ हो जाएगा। जैसे कि और भी प्रश्न, और भी शब्द को दे सकते हैं, चक्रपाणी, चक्रपाणी, तो चक्र मतलब जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो, उसे हम लोग चक्रपाणी कहते हैं, अर्थात विष्णु। ऐसे शब्द को हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। इसके बारे में हम लोग समास में भी अध्ययन करेंगे, बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास का जो शब्द होता है, लगभग सभी के सभी ये योग रूढ़ शब्द ही होते हैं। इस तरीके से इस शब्द को याद रखना है। इसके अलावा और भी यहाँ से प्रश्न आता है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं विकारी शब्द, और एक दूसरा जो होता है अविकारी शब्द। इस तरीके से इसको भी याद रखना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। इसके अलावा आगे हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, संज्ञा से संबंधित भी कई सारे प्रश्न आते हैं, तो याद रखना है संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, या दुनिया में जो भी चीज है वो कुछ न कुछ उसका नाम है, उन सारे नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो अर्थात जितने भी नाम है उस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इसमें याद रखना है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं उसकी संख्या है 5, यानी संज्ञा के 5 भेद है या 5 भेद होते हैं। इसके अलावा 5 भेद का नाम हमें याद रखना है। पहला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी खास व्यक्ति हो, कोई खास स्थान हो, या दुनिया में जो एक ही है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम है, सीता है, किसी गांव का नाम हो, कमतौल है, दरभंगा है, किसी देश का नाम है, भारत है या पाकिस्तान है, कोई नदी का नाम है, गंगा है। इसके अलावा कोई शहर का नाम है,
ये सारे ऐसे शब्द या कोई दिन का नाम जैसे सोमवार है, ये सारे शब्द क्या होते हैं, या कोई महीना का नाम है, ये सारे के सारे शब्द को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये कोई किसी खास व्यक्ति का है, ये भी किसी खास व्यक्ति का है, ये किसी खास स्थान का है, ये किसी खास स्थान का है। तो ऐसे नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा याद रखना है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वैसे शब्द जो किसी जाति भर का बोध कराए, जिसके अंतर्गत बहुत सारे नाम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे कहेंगे कोई लड़का है तो लड़का के अंतर्गत बहुत सारे नाम, राम हो, श्याम हो, मदन हो, मोहन हो, ये सारे आ जाते हैं। इस तरीके से लड़का जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि लड़की पूछा जाए तो लड़की भी कई सारे इसके अंतर्गत लड़की आ जाता है, सीता हो, गीता हो, रीता हो, तो ये सारे लड़की के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोग लड़की को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। कोई गांव है तो गांव यदि यहाँ पे रहेगा तो गांव जातिवाचक संज्ञा होगा। शहर है तो शहर भी जातिवाचक संज्ञा होगा। देश है तो देश भी जातिवाचक संज्ञा होगा। नदी है जातिवाचक संज्ञा होगा। दिन है जातिवाचक संज्ञा होगा। महीना है, ये सारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इस तरीके से याद रखना है। और दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं, जिसको हम लोग बहुवचन में बदल सकते हैं, वो सारे जातिवाचक संज्ञा होंगे, जबकि हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो संज्ञा है समूहवाचक आते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा एक समूह को या ग्रुप को दर्शाता है तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं एक सभा, तो सभा में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यदि रहते हैं तो ही उसे हम लोग सभा कह सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं सेना, तो कई सारे सैनिकों के जो समूह होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या सेना कहते हैं। इसके अलावा कोई चीज का गुच्छा है तो यह भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मेला है तो मेला में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए एक समूह है, इसलिए इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वर्ग है, वर्ग के अंतर्गत बहुत सारे छात्र आते हैं, इसलिए वर्ग भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। तो वैसे पदार्थ या वैसे वस्तु जिसे हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं या तो तौलते हैं, तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी नापने एवं तौलने वाले जो भी वस्तु आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ले सकते हैं इसका एग्जांपल, दूध हो, गेहूं हो, नमक हो, चीनी हो, तो ये सारे पदार्थ जिसको हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, तो ये सारे पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसमें एक और संज्ञा बच गया, 5वां है भाववाचक संज्ञा। इसे भी हम लोग को याद रखना है, यहाँ से कई सारे प्रश्न आते हैं भाववाचक संज्ञा से। जैसे जिसके अंतर्गत गुण एवं दोष आता हो, जैसे किसी का भलाई करना तो भलाई आएगा, वो भाववाचक संज्ञा। बुराई किसी का होगा, ये सब भाववाचक संज्ञा। कोई लंबा है ये भी भाववाचक संज्ञा आएगा। महान है, ये सारे ऐसे शब्द जो आएंगे वो भाववाचक संज्ञा आता है। इस तरीके से संज्ञा से संबंधित प्रश्न को भी याद रखेंगे।